जय हिंद दोस्तों। डीसी मोटर हमको पढ़ना है। तो डीसी मोटर में हमने क्या पढ़ा इससे पहले तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, थोड़ी चीज़ें नहीं पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, लेकिन उसको निरंतर आगे बढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमको पढ़ना तो है ही, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था शाफ्ट आघूर्ण, आर्मेचर टार्क, शाफ्ट टार्क, और इससे पहले और शंट, सीरीज, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें मोटरों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आर्मेचर में जो टार्क उत्पन्न होती है उसके बारे में भी पढ़ लिया, और शाफ्ट पर फिर जो हमको टार्क मिलती है, आर्मेचर टार्क से हमेशा शाफ्ट पर मिलने वाली टार्क क्या कम होती है, तो इसको भी हमने पढ़ लिया। अब जो मोटर है उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हम नियंत्रित कैसे करेंगे, नियंत्रित करेंगे तो उसको करने की क्या विधि है, किस मेथड द्वारा उसको हम नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो डीसी मोटर को, सीरीज मोटर को, शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर को, जो भी मोटरें हैं उनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, नियंत्रित कैसे करेंगे। तो हमको मोटर को नियंत्रित करना है ना, एकदम स्पीड रहे, हमको कहीं ज़रूरत पड़ेगी, कहीं उससे भी उससे कम स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं मीडियम स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग हमको स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर को कंट्रोल करना, डीसी मोटर को नियंत्रित करना। तो कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो डीसी मोटर में जो हमारी बैक ईएमएफ हमने पढ़ा था, तो जो बैक ईएमएफ होती है, तो बैक ईएमएफ का क्या फार्मूला होता है, बैक ईएमएफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपको बताया था कि जो बैक ईएमएफ होती है वही हमारी यांत्रिक टार्क को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो बैक ईएमएफ ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन बैक ईएमएफ का ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बैक ईएमएफ को हम कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, उसमें हम धारा देते हैं, धारा को कंट्रोल करके हम फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे। तो फ्लक्स को कंट्रोल करके हम उसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारी बैक ईएमएफ थी, तो बैक ईएमएफ का हमने फार्मूला क्या लिखा था। तो बैक ईएमएफ जो पश्च विद्युत वाहक बल है उसका फार्मूला हमने EB फाई एन लिखा था, EB फाई एन लिखा था। तो इसी की सहायता से अब हम जो डीसी मोटर में कंट्रोल करने वाले हैं, तो इसी की फार्मूले की सहायता से हम पूरी कंट्रोलिंग मेथड को समझेंगे। बाकी तो सब क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसकी कंट्रोलिंग मेथड को हम समझेंगे कि इसकी सहायता से हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जो यहाँ पास एन है, तो एन क्या है, आर्मेचर की स्पीड है। आर्मेचर की स्पीड मतलब शाफ्ट की स्पीड, तो उसी को हमको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पास हम जब एन को निकालना चाहेंगे तो फाई को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा एन बराबर बचेगा, एन बराबर किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ पास हम अनुक्रमानुपाती लगाएंगे, एन अनुक्रमानुपाती हमारा EB और फाई। तो ये हमको निकल के आएगा स्पीड कंट्रोल की जो फार्मूला है। यदि एन को हमको कंट्रोल करना है, एन को बढ़ाना है, घटाना है, तो हमको इन चीज़ों को बढ़ा घटा कर हम एन को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पास जो EB है, EB क्या है, बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ को हम बढ़ा कर घटा कर क्या कर सकते हैं, एन को कंट्रोल कर सकते हैं, और फ्लक्स को बढ़ा कर घटा कर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो यहाँ पास ए बी बराबर हम क्या लिखते थे, ए बी बराबर हम लिखते थे भी माइनस ए बी क्या होता था, भी माइनस आई ए आर ए बी बराबर हम इतना लिखते थे इससे पहले। तो बैक ईएमएफ का मान इतना होता है, उसमें जो वोल्टेज होगी और वोल्टेज में जो लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं तो बैक ईएमएफ हो जाती है। तो ई बी बराबर इतना होता है और यहाँ फाई को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारी एन है, तो अब एन हमारी किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, भी मतलब वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो मोटर में देंगे और उसके आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस, इनके अनुक्रमानुपाती हो गई। और यहाँ पास जो फ्लक्स है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो यहाँ पास इससे हम क्या कर सकते हैं, मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक तो हम फ्लक्स को बढ़ाकर या घटाकर हम मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इसमें बैक ईएमएफ को बढ़ाकर और घटाकर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, तो हम वोल्टेज को जो सप्लाई दे रहे हैं तो वोल्टेज की सप्लाई के मान को बढ़ाकर घटाकर हम मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम नियंत्रित कितने तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पास हम मोटर को 3 तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड है, जैसे हमारी यहाँ पास मोटर हो गई, ये हमारे पास मोटर हो गई। अब मोटर में क्या है, आर्मेचर है, मोटर में आर्मेचर है। इस मोटर में हम क्या किए हैं, यहाँ पास धारा जब प्रवाहित होगी आर्मेचर धारा, तो इसके अनुक्रमानुपाती होगी किसके, फ्लक्स के। तो फ्लक्स को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हम एन को स्पीड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पास जो हम सप्लाई देते हैं, क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करके हम कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, तो बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो बैक ईएमएफ होगी आर्मेचर में उत्पन्न होगी, मेन पोल की फ्लक्स को जो काटती है। बैक ईएमएफ तो बताया था ना, बैक ईएमएफ बताया था। यहाँ पास आर्मेचर होती है, आर्मेचर में यहाँ पास पोल होते हैं। अब पोल में यहाँ पास क्या, जो बाइंडिंग होगी और इसमें आर्मेचर कंडक्टर होगी, तो यहाँ पास जो फ्लक्स होगी, क्या यहाँ पास जो फ्लक्स होगी, तो इस आर्मेचर कंडक्टर क्या करेगा, इस मेन पोल की फ्लक्स को काटेगा और इसमें एक धारा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और वह ईएमएफ जो होगी, तो जो हम सप्लाई देते हैं, मेन वोल्टेज देते हैं, उस वोल्टेज की क्या होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है, तो उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो उस बैक ईएमएफ को हम कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 विधि को हम लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पास आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको किया हूँ। तो यहाँ पास जो हम पहला लिखने वाले हैं, तो फील्ड की फ्लक्स को कंट्रोल करके, यहाँ पास फील्ड की ये फ्लक्स है, फील्ड की फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में यदि आपको नाम दे दिया तो अभिवाह, अभिवाह बोलते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रित, मेथड, मेथड ये पहली मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या है, वोल्टेज को हम सप्लाई वोल्टेज को मोटर पर जो दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज को हम कंट्रोल करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। और जो तीसरी होगी तो बैक ईएमएफ, पश्च बैक ईएमएफ, तो आर्मेचर में यहाँ बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, बैक ईएमएफ को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बैक ईएमएफ हमारी ए है, तो बैक ईएमएफ में जो यहाँ पास हमने लगाया है क्या, आर्मेचर, सॉरी यहाँ पास क्या है, धारा है, और यहाँ पास क्या है, प्रतिरोध है। तो इस आर्मेचर की धारा को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, बैक ईएमएफ का मतलब है हम बैक ईएमएफ को कैसे कंट्रोल करेंगे, बैक ईएमएफ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ को हम इस जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को हम लगाकर आर्मेचर की करंट को नियंत्रित करेंगे। ये आर्मेचर करंट है, आर्मेचर प्रतिरोध है, तो आर्मेचर की करंट को हमको नियंत्रित करना है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, यहाँ पास प्रतिरोध लगाएंगे। तो इस प्रतिरोध से आर्मेचर की करंट को हम रिहोस्टेट द्वारा नियंत्रित करेंगे। इससे हमारी क्या होगी, जो स्पीड होगी तो वो कम या ज़्यादा होगी। कैसे होगी, जब इसके मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं,
तो यहाँ पास माइनस है, तो इसका जो समतुल्य वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी, कुल मिला के घट जाएगी। चूँकि यहाँ पास माइनस है, यदि इसको हम बढ़ाते और यहाँ पास प्लस होता तो जो इसका समतुल्य वैल्यू आती तो वो क्या होती, बढ़ जाती। तो यहाँ पास माइनस है, तो इस प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, बढ़ाकर, प्रतिरोध को बढ़ाकर और इसके समतुल्य वैल्यू के मान को घटा देंगे और यहाँ स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पास प्रतिरोध को हम बढ़ाकर स्पीड को घटा सकते हैं। आर्मेचर रिहोस्टेड कंट्रोल मेथड, रिहोस्टेड कंट्रोल मेथड। तो यह 3 विधि होती है मोटर को नियंत्रित करने की। अब इन 3 विधि को हम क्या करेंगे, आगे इसको हम देखते हैं कि इन 3 विधि को हम कैसे नियंत्रित करते हैं। तो जो डीसी मोटर को स्पीड होती है और टार्क होती है, स्पीड और टार्क में हमको संबंध को समझना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि इसके स्पीड को हम कैसे नियंत्रित करेंगे। तो टार्क आपको बता दिया था कि टार्क क्या होता है, नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वीडियो में देख सकते हैं कि टार्क क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो यहाँ पास हम स्पीड और टार्क में संबंध को समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, आपको मात्र 2 शब्द को ध्यान देना है। क्या, 2 शब्द का यहाँ पास अंतर है। मैं बोलता हूँ कि स्पीड बढ़ाने से टार्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह लाइन क्या है, सत्य है, यह लाइन सत्य है। दूसरा चीज़ क्या है कि टार्क को बढ़ाने पर स्पीड में परिवर्तन होता है। इस दोनों लाइन को आपको याद रखना है। क्या लाइन है कि टार्क को ऐसे बोलते हैं, स्पीड को बढ़ाने पर टार्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन, टार्क को बढ़ाने पर स्पीड में परिवर्तन होता है। इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारी साइकिल होती है, साइकिल हम यदि स्टैंड पर उसको साइकिल को हम खड़ी कर दें, साइकिल को हम स्टैंड पर खड़ी कर दें और उसमें हम पैडल को मारें, बाहर से टार्क दें, पैडल को मार कर हम उसको बलघूंड दें, टार्क दें, तो फिर उसको हम टार्क देंगे। तो यदि स्टैंड पर खड़ी है तो उस पर कैरियर पर चाहे किसी व्यक्ति को बैठा दीजिए जो पीछे बैठने वाली होती है, तो उसमें आप घुमाते रहिए पैडल मारकर, लेकिन आपको मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि उसका टार्क क्या है, उस टाइम पे उसका टार्क क्या है, शून्य है, मतलब कम है, निम्न है। तो आपको वहाँ पास पैडल को घुमाने के लिए मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी। जैसे ही आप कैरियर पर से उतार देंगे व्यक्ति को और वह पहिया ज़मीन पे हो जाएगा, तो वहाँ पास उसका टार्क क्या हो जाएगा, वहाँ पास टार्क ज़्यादा हो जाएगा, टार्क मतलब बढ़ जाएगा। तो टार्क जब बढ़ गया तो स्पीड, आप जैसे स्पीड आप घुमा पा रहे थे पहले, उस प्रकार से स्पीड बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। उसको स्पीड बनाने के लिए आपको ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी क्या होगी, स्पीड वहाँ पास बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब टार्क हमने बढ़ा दिया तो वहाँ पास स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, स्पीड कम हो गई। अब टार्क को हम कम कर देते हैं तो स्पीड वहाँ पास कम हो जाएगी। तो जो हमारा टार्क का वैल्यू है वो स्पीड पर डिपेंड की है ना, लेकिन जो स्पीड होती है वो टार्क पर डिपेंड नहीं करती है। आपको यह दोनों लाइन याद रखना है। आपको यदि हम बोलें, इस एग्जाम्पल के तौर पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी एक कोई मोटर है, एक क्या है, कोई मोटर है। वह मोटर हमारी 20 आरपीएम पर, कितने आरपीएम पर, 20 आरपीएम पर, 20 आरपीएम पर यदि हमारी कोई मोटर 20 आरपीएम पर वह कितना, 20 न्यूटन मीटर की टार्क उत्पन्न कर रही है, ठीक है। यदि कोई हमारी मोटर हो गई, वह मोटर 20 आरपीएम पर 20 न्यूटन मीटर की टार्क उत्पन्न कर रही है, तो हम उसकी आरपीएम को बढ़ा देते हैं।
तो वह कितना टार्क उत्पन्न करेंगी। तो हम इस 20 आरपीएम को हम बढ़ाकर 40 आरपीएम कर देते हैं। कितना? 40 आरपीएम कर दिए हम। अब इसकी स्पीड को हम बढ़ा दिए तो इसके टार्क में कितना परिवर्तन होगा। इसको तो हम दोगुना कर दिए स्पीड को, लेकिन टार्क में हमारा कितना परिवर्तन होगा। तो टार्क में हमारा जो परिवर्तन होगा वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। टार्क में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने 20 आरपीएम पर वहाँ पास 40 न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न किए थे। तो हमारी यदि हम मोटर की स्पीड को बढ़ा दिए हैं तो फिर उसमें बढ़ाने पर हमारा टार्क जो है तो दुगुना नहीं होगा। टार्क हमारा जितनी 20 आरपीएम पर जितने न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न कर रही थी उतने ही न्यूटन मीटर का हमारा टार्क उत्पन्न करेगी। उसके स्पीड को बढ़ा देने पर 40 आरपीएम कर देंगे तब भी उसका टार्क क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इसी चीज़ को आपको समझना है कि स्पीड को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, लेकिन उसके टार्क में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो उसके टार्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो स्पीड बढ़ाने पर टार्क में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन आप यदि टार्क को बढ़ा दिए हैं, क्या किए हैं, टार्क को बढ़ा दिए हैं, तो उसकी स्पीड को क्या हो गए, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। जैसे आदमी अभी कैरियर पर बैठा था, स्टैंड पर जब लगी थी तो उसको आप बहुत स्पीड से घुमा पा रहे थे। अब उसके आदमी को उतार देंगे साइकिल को कैरियर पर से, जो स्टैंड है, स्टैंड जिस पर टिकी होती है, उस पर से उतार के आप ज़मीन पर रख दीजिए साइकिल को और फिर घुमाइए। आपको टार्क बहुत लगाना पड़ेगा और टार्क वहाँ पास जब ज़्यादा लग जाएगा ना, तो टार्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो स्पीड वहाँ पास कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पास टार्क जो है, तो टार्क यदि बढ़ जाता है तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड बढ़ाने पर टार्क नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे भी आप समझे इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पास टार्क और हमने स्पीड में संबंध समझ लिया कि जो टार्क होता है और जो स्पीड होता है, तो स्पीड टार्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टार्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। सही है ना। जो स्पीड होती है वो स्पीड जो होती है इस प्रकार से जो टार्क होता है तो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो टार्क होता है तो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और जो स्पीड होती है वो टार्क के ऊपर डिपेंड करती है, टार्क के ऊपर निर्भर करती है। श्योर है? ओके। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन समझ लिया। अब इन मेथडों से हम क्या करेंगे, मोटर को स्पीड करेंगे, मोटर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। लेकिन नियंत्रित करने से पहले कुछ चीज़ों का हमको अभिलक्षण को समझना ज़रूरी होता है कि क्या टार्क और करंट के बीच में अभिलक्षण होगा, टार्क और स्पीड के बीच में क्या अभिलक्षण होगा। तो इन अभिलक्षणों को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हमको ज़रूरी होता है। तो हम जब इन अभिलक्षणों को अभिलक्षण के माध्यम से, चार्ट के एक्सिस के माध्यम से समझेंगे, अक्ष के माध्यम से, तो हमको समझ में आएगा। और फिर इसको हमको आगे कैसे नियंत्रित कर पाएंगे उसको समझना बहुत ईजी, वेरी ईजी हो जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, उसके अभिलक्षण को समझते हैं। ओके। तो यहाँ पास डीसी मोटर को नियंत्रित हम किन किन विधियों से कर पाए हैं वहाँ पास आपने देख लिया। अब हम यहाँ डीसी मोटर का क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पास डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर ऐसे लिख दें, या डीसी मोटर का अभिलक्षण। डीसी मोटर का अभिलक्षण, डीसी मोटर का अभिलक्षण। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का अभिलक्षण दिख रहा, ज़्यादा छोटे तो नहीं है अक्षर,
मैं देख लूँ एक बार, बहुत क्लियर दिख रहा। अब इसके अभिलक्षण को हम समझते हैं। जो इसका अभिलक्षण होता है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। जो इसका पहला अभिलक्षण हो गया वो कौन सा अभिलक्षण होता है और उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पास जो पहला अभिलक्षण होता है टार्क, आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट अभिलक्षण। इसको आपको अभी देखते हुए चलना है। इसको बिल्कुल हम आपको पूरा दिमाग में बिल्कुल छाप देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आर्मेचर टार्क को टी से दर्शाए थे और आर्मेचर में है तो ए हमने दर्शाया था। आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट को आई से, और कौन सी करंट है? आर्मेचर करंट है। तो आर्मेचर टार्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण, यहाँ पास अभिलक्षण, आर्मेचर टार्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण। तो यहाँ पास इसको लिखेंगे आर्मेचर टार्क, टार्क को बला घूंड लिखेंगे, आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट को धारा, आर्मेचर धारा अभिलक्षण। तो इस अभिलक्षण को क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देना चाहें तो क्या इसका नाम हम देंगे? तो इसको आपको विद्युत अभिलक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आपको विद्युत अभिलक्षण बोलते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण बोलेंगे, इस अभिलक्षण को क्या बोलेंगे? विद्युत अभिलक्षण बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण बोलेंगे। तो इसको हम यहाँ पास लिखते हैं विद्युत अभिलक्षण, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विद्युत अभिलक्षण हो गया। और तीसरा अभिलक्षण दूसरा जो अभिलक्षण होगा हमारा, तो यहाँ पास आर्मेचर टार्क और करंट, आर्मेचर टार्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण हो गया। और जो दूसरा अभिलक्षण है तो स्पीड के मामले में बात करेगा। किसके मामले में? स्पीड। तो स्पीड को एन से स्पीड, और यहाँ पास आपका होगा आर्मेचर करंट। तो यहाँ पास स्पीड और आर्मेचर करंट होगा। तो इसको हम बोलेंगे स्पीड और आर्मेचर करंट अभिलक्षण। तो इसको हम बोलेंगे स्पीड मतलब गति बोलते हैं, और आर्मेचर करंट को धारा अभिलक्षण, धारा अभिलक्षण। तो फिर इस अभिलक्षण को क्या बोलते हैं? तो इस अभिलक्षण को क्या बोलेंगे? इस अभिलक्षण को बोलते हैं स्पीड अभिलक्षण, गति अभिलक्षण। तो यहाँ पास गति अभिलक्षण, गति अभिलक्षण बोलेंगे। गति कहें तो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको बोलेंगे। और जो तीसरा होता है और लास्ट होता है वो कौन सा अभिलक्षण होता है? तो यहाँ पास स्पीड और हमारा आर्मेचर टार्क के बारे में बात करता है। तो स्पीड और आर्मेचर टार्क अभिलक्षण तो इसको हम बोलेंगे गति आर्मेचर टार्क, आर्मेचर टार्क है, आर्मेचर हो गया और टार्क हो गया, टार्क अभिलक्षण, आर्मेचर टार्क अभिलक्षण हो गया। तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको यांत्रिक अभिलक्षण के नाम से जानते हैं, यांत्रिक अभिलक्षण। यांत्रिक अभिलक्षण, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया मैकेनिकल अभिलक्षण।
अब जो मोटरों का चयन किया जाता है कि हमको भाई मोटर हमको लेना है, बाज़ार में हम जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम नहीं देखते हैं कि हमको क्या इसका आर्मेचर टार्क अभिलक्षण, आर्मेचर टार्क आर्मेचर धारा अभिलक्षण के आधार पर हम लेंगे कि गति आर्मेचर धारा अभिलक्षण के आधार पर लेंगे। तो इन चीज़ को देखकर हम मार्केट में मोटर नहीं लेने जाते हैं। तो फिर हम आर्मेचर टार्क गति या फिर गति आर्मेचर टार्क अभिलक्षण, इसको देखकर हम मोटर लेने जाते हैं मार्केट में। तो जो चयन किया जाता है मोटरों का, जो चयन किया जाता है, तो वो इसी अभिलक्षण को देखकर किया जाता है, चयन किया जाता है। तो जो मोटर खरीदी जाती है तो यांत्रिक अभिलक्षण ही देखकर मोटर को हम खरीदते हैं। तो यह तीनों अभिलक्षण आपको याद रखना है, इन तीनों अभिलक्षणों को आपको याद रखना है और इसको किस नाम से जानते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी ज़रूरी होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पास पहला, दूसरा, तीसरा, इन अभिलक्षणों को हम समझेंगे। ओके, आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम समझते हैं कि इन अभिलक्षणों के बारे में हम क्या राय देंगे, क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, इनसे क्या मतलब है, इनसे क्या मतलब होता है मोटर के संबंध में। तो हम तीनों को समझते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इरेज करते हैं अब। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो कौन सा पढ़ेंगे? पहला जो पहले नंबर पे आता है वही पढ़ेंगे पहले। तो हम विद्युत इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण को हम अब सीखते हैं यहाँ पास, विद्युत अभिलक्षण को हम सीखेंगे यहाँ पास। तो ये होता है विद्युत अभिलक्षण। क्या होता है विद्युत अभिलक्षण, देखते हैं। तो इसमें हम एक मोटर को लेते हैं, पहले हम सीरीज मोटर को लेते हैं। तो सीरीज मोटर को लेंगे और देखेंगे कि उसमें टार्क और करंट से क्या संबंध रखती है मोटर, टार्क और करंट से क्या संबंध रखती है। तो इसमें देखेंगे कि करंट बढ़ने पर क्या होगा, टार्क पर, टार्क बढ़ने पर क्या होगा, करंट पर। तो यहाँ पास हम सीरीज मोटर को लेते हैं। सीरीज मोटर का यहाँ पास कौन सी मोटर, हम श्रेणी मोटर, सीरीज मोटर का हम यह अभिलक्षण देख रहे हैं अब। तो पहले हम सीरीज मोटर को बनाते हैं। सीरीज मोटर को बनाने में अब हमको टाइम नहीं लगता है। क्या नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। ये आर्मेचर हो गई और फटाफट क्या बन गया यहाँ पास, सीरीज मोटर। तो इतना फास्ट सीरीज मोटर को बनाया जा सकता है। मैकेनिकली तो बनाने के लिए बहुत बरसों लग जाएगा, लेकिन बात की बात है। यहाँ पास हमने क्या दिया, इसको सप्लाई वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया, ओके। और यहाँ पास हम एक चार्ट बना लेते हैं इस प्रकार से। ये जो अभिलक्षण होते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, इन दो अक्षों पर दर्शा के हमको समझाया जाता है। तो कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जो सीधे वैसे हॉरिजॉन्टल होता है ये एक्स अक्ष होता है, और जो वर्टिकल होता है ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इसको हम दर्शाते हैं। तो ये जो हमारी अक्ष दर्शा रही है, तो ये दर्शा रही है आर्मेचर धारा को। किसको दर्शा रही है, आर्मेचर धारा को। और इधर को जो हमारा अक्ष दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, टार्क को। तो यहाँ पास टार्क को दर्शाएगा। तो आर्मेचर धारा कितनी होगी, आर्मेचर टार्क कितनी होगी। तो अभी हम ले लेते हैं कितनी, शून्य भार की स्थिति में। कौन सी स्थिति में, शून्य भार की स्थिति में। शून्य भार मतलब नो लोड। तो नो लोड पर आर्मेचर की जो टार्क होगी वो कितनी होगी, आर्मेचर की जो टार्क होगी तो नो लोड पर कितनी होगी, इसको हमको समझना है। तो हम टार्क का फार्मूला क्या पढ़े थे, टार्क का फार्मूला क्या पढ़े थे। तो टार्क का फार्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो क्या था टार्क का फार्मूला, तो टी ए आर्मेचर टार्क अनुक्रमानुपाती किसके, यहाँ पास एन फाई, इसके अनुक्रमानुपाती था। टार्क का फार्मूला यहाँ एन के स्थान पे हमने क्या लिखा था, सॉरी
यहाँ एन के स्थान पे हमने आई ए लिखा था, एन के स्थान पर आई ए होगा। एन हम कहाँ से लिख दिया पता, आपको जो हम टार्क का संबंध पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने लिखा था जो जनरेटर होता है तो जनरेटर में फाई जेड एन पी होता है यहाँ पास से यहाँ पास 60। लेकिन जब हम बैक ईएमएफ की बात करते हैं, ईबी की बात करते हैं तो बैक ईएमएफ में क्या होता है, फाई होता है, ठीक है, जेड होता है, ठीक है, लेकिन ए के स्थान पे क्या आ जाता है, आई ए आ जाता है। यहाँ पास पी होता है, ठीक है, ए होता है, ठीक है, 60 होता है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ को जो हमने सॉल्व किया था बैक ईएमएफ को, तो यहाँ पास हमने इसके स्थान पे ये लिख दिया था। चलिए, तो यहाँ पास क्या होगा, आई ए होगा, आई ए होगा। तो हमारी जो टार्क है तो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। यदि हमारी धारा जो है, यहाँ पास क्या दिख रही, आर्मेचर धारा, तो धारा कैसी है, शून्य है, शून्य है। कब शून्य है, यहाँ पास हम मोटर एक ले लिए, मोटर में सप्लाई देते हैं, ठीक है, लेकिन सप्लाई देने से पहले उसकी जो लोड है तो क्या करते हैं, हम शून्य रख देते हैं, उसमें जो भार है तो शून्य रख देते हैं। तो डीसी मोटर की जो टार्क होती है, डीसी मोटर की जो टार्क होती है, यदि वह शून्य भार पर है, कैसी, उसकी लोड क्या है, शून्य लोड पर है, शून्य भार पर है, तो फिर उसका टार्क क्या होगा। जब शून्य भार पर रहेगी डीसी मोटर तो फिर उसकी जो यहाँ पास शून्य भार है तो उसमें जो प्रवाहित धारा है तो वो क्या होगी, शून्य होगी। जब शून्य भार पर रहेगी तो प्रवाहित धारा शून्य होगी। तो जो प्रवाहित धारा यहाँ से शून्य होगी, हमने वोल्टेज इसको दे दिया, अब यहाँ पास लोड क्या है, शून्य है, तो प्रवाहित धारा भी क्या होगी, शून्य होगी। जब यहाँ पास लोड सप्लाई देंगे तो इसमें कोई लोड ही नहीं लगा है तो क्या होगा, इसमें प्रवाहित धारा शून्य होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। अब इस मोटर में क्या, शाफ्ट पर हम लोड को लगा देते हैं। तो यहाँ पास ये शाफ्ट हो गया और इस शाफ्ट पर हम क्या लगा दिए, लोड को लगा दिए। अब यह मोटर लोड को खींचने के लिए क्या करेगी, तो इससे पहले क्या करेगी, इससे पहले हमको ये देख लेना है कि यह शून्य भार की कंडीशन में करती क्या है, होती क्या है, यह क्या करती है। तो इसकी जब लोड हम शून्य रखते हैं, इसकी लोड को जब हम शून्य रखते हैं तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी, यहाँ पास कोई हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, इस प्रकार से पोल हो गया। और यहाँ पास हमने क्या कर दिया, बाइंडिंग को कर दिया, बाइंडिंग कर दिया। आर्मेचर करंट का मान यहाँ पास क्या है, शून्य है, तो शून्य यहाँ पास आर्मेचर करंट का मान है। तो मान लीजिए यहाँ पास हमने क्या किया, वोल्टेज को दे दिया, यहाँ पास वोल्टेज को दे दिया, ये वोल्टेज दे दिया, तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, ओके। तो यहाँ पास हमारी आई धारा प्रवाहित हो गई, कब, जब हमने इसमें क्या किया, वोल्टेज को दे दिया। तो यहाँ पास जो ध्रुव बनेगा तो क्या बनेगा, एन या एस बनेगा, तो यहाँ पास एस ध्रुव बनेगा, एस ध्रुव बनेगा। तो इसमें से क्या होगी, जो एकांक इकाई क्षेत्रफल है, इन इकाई क्षेत्रफल से क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स निकलेगी, चुंबकीय फ्लक्स निकलेगी। तो यहाँ पास जो चुंबकीय फ्लक्स हो गई तो किसके अनुक्रमणपाती हो गई, यहाँ पास आई के अनुक्रमणपाती हो गई चुंबकीय फ्लक्स। मतलब इसमें धारा को हम बढ़ाएंगे तो इसकी फ्लक्स बढ़ेगी। तो हमारी जो आर्मेचर यहाँ पास क्या हो गई, धारा हो गई, तो किसके अनुक्रमणपाती है, चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमणपाती है। तो यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स के क्या है, अनुक्रमणपाती है। तो फ्लक्स के स्थान पे हम आई को लिख सकते हैं, फ्लक्स के स्थान पर हम यहाँ पास आई को लिख सकते हैं क्योंकि यह इसके अनुक्रमणपाती है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, आई को लिख देते हैं। तो यहाँ आर्मेचर टार्क अनुक्रमणपाती फाई के स्थान पे हम आई को लिख देते हैं चूँकि उसके अनुक्रमणपाती है। और यहाँ पास एक आई हमारे पास पहले से है, दो आई, इसको हम स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर हो जाएगी, आई स्क्वायर हो जाएगी। तो इस मोटर में हमने शुरू में जब क्या किया था, धारा प्रवाहित किया, तो शुरू में इसमें क्या थी, धारा शून्य थी, तो इसमें फ्लक्स भी शून्य रही होगी। जैसे ही हमने इसके आर्मेचर पर क्या किया, लोड को लगाया, टार्क को लगाया, तो टार्क को लगाने पर यहाँ पास जो इसकी जो टार्क है तो यहाँ पास
लोड को बढ़ाने पर इसमें क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई, इसमें फ्लक्स प्रवाहित हुई। और जब फ्लक्स प्रवाहित हुई तो फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती हुई, धारा के अनुक्रमानुपाती हुई। तो धारा के जगह हमने क्या किया, फ्लक्स की जगह हमने क्या किया, धारा को रख दिया। तो इस मोटर में जब हम लोड बढ़ाते हैं तो यहाँ लोड बढ़ाते हैं तो शून्य से, यहाँ पास लोड बढ़ाते हैं तो शून्य से इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो लोड हम इस सीरीज मोटर में क्या किए, बढ़ाते गए। इस सीरीज मोटर में हम लोड को बढ़ाते गए। अब लोड को हम बढ़ाते गए तो इसमें फ्लक्स क्या हुई, बढ़ती गई। फ्लक्स कैसी बढ़ी, फ्लक्स इसके बढ़ती गई। और जो फ्लक्स होगी तो कैसी बढ़ी, उसके धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो यह धारा कैसी हुई, स्क्वायर में हो गई। तो इसके जो टार्क को हमने बढ़ाया, टार्क को क्या किया, बढ़ाया। तो इसकी जो आर्मेचर करंट है तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती बढ़ रही है। क्या कर रही, वर्ग के अनुक्रमानुपाती बढ़ रही। तो इसके टार्क को बढ़ाने पर इसमें जो करंट है तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती बढ़ रही है। तो टार्क के बढ़ाने पर जो श्रेणी मोटर है तो क्या होगी, इसमें इसकी जो लोड को बढ़ाने पर इस श्रेणी मोटर की जो टार्क है तो वो क्या करेगी, वर्ग के अनुक्रमानुपाती गति से, वर्ग के अनुक्रमानुपाती वैल्यू से क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ पास टार्क कितना लगा दिए, 4 न्यूटन मीटर का लगा दिए, 4 न्यूटन मीटर का लगा दिए। तो यहाँ पास यदि हम 4 न्यूटन मीटर का टार्क लगाते हैं तो यहाँ पास धारा कैसी बढ़ जाएगी, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 बढ़ जाएगी। मतलब इसकी जो टार्क हो गई तो कितना हो गई, 4 गुना बढ़ गई। अब यहाँ पास मान लीजिए हम 10 क्या करते हैं, 10 न्यूटन मीटर का टार्क लगाते हैं, लोड लगाते हैं। तो 10 न्यूटन मीटर का टार्क हम लगाएंगे, यहाँ पास लोड लगाएंगे तो धारा कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसमें धारा 100 हो गई। तो इस प्रकार से ये जो मोटर होती है, सीरीज मोटर होती है, तो क्या होती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती इसकी टार्क होती है। तो शुरुआती टाइम में इसका टार्क क्या होता है, बहुत ही स्पीड से, तीव्र गति से इसका टार्क बढ़ता है। तो यह कब तक बढ़ता है, तो एक होती है सेचुरेशन की अवस्था, एक होती है संतृप्त की अवस्था। तो यह संतृप्त की अवस्था क्या होती है, मान लीजिए संतृप्त की अवस्था को समझते हैं। तो मोटर को हम कब तक बढ़ा सकते हैं, इसकी फ्लक्स को, इसकी टार्क को हम कब तक बढ़ा सकते हैं, जब तक मोटर संतृप्त नहीं हो जाती, जब तक इसके पोल संतृप्त नहीं हो जाते। इसके पोल जब संतृप्त हो जाएंगे तो इसकी जो इतनी स्पीड से वर्ग के अनुक्रमानुपाती इसकी टार्क थी तो वह टार्क क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। जब इसके स्पीड को हम क्या करेंगे, जब इसके पोल संतृप्त हो जाएंगे तो संतृप्त होने के बाद इस पोल को जब हम टार्क बढ़ाएंगे तो फिर यह क्या हो जाएगी, वर्ग के अनुक्रमानुपाती टार्क नहीं हो पाएगा। कब, जब संतृप्त हो जाएगी। तो फिर संतृप्त होने की अवस्था, संतृप्त क्या होता है, संतृप्त को बोलते हैं सेचुरेशन, सेचुरेट। तो संतृप्त क्या है, यहाँ पास हमारे पास एक पाइप है मान लीजिए। अब इस पाइप में हम क्या कर सकते हैं, इस पाइप में इतना पानी हम बहा रहे हैं, इस पाइप में इतना पानी बहा रहे हैं। अब इस पाइप में कितना पानी जा सकता है, जितना इसमें जगह है। इससे ज़्यादा क्या पानी जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। चाहे आप जितना भी पानी डालिए पर इससे ज़्यादा अब पानी जाने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से इसकी एक क्या हो गई, संतृप्त होने की अवस्था है। यह पाइप क्या हो गई, संतृप्त हो गई। अब पानी ज़्यादा हम डालने से इसमें अब ज़्यादा पानी जाने वाला नहीं है इस पाइप से। तो इसी प्रकार से इस पोल की संतृप्त होने की एक अवस्था होती है। तो संतृप्त जब हो गई यह पोल तो फिर इसमें आप लोड कितना भी डालते जाइए, संतृप्त हो जाने के बाद इसमें धारा में वृद्धि जो वर्ग के अनुक्रमानुपाती थी वो अब वर्ग के अनुक्रमानुपाती नहीं होगी जब यह पोल संतृप्त हो जाएगी। तो संतृप्त होने से जो पहले की अवस्था थी, क्या, जो संतृप्त होने से पहले की अवस्था थी तो वो कैसी थी, तो धारा क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसके जो टार्क है तो इसके अनुक्रमानुपाती है। तो इसका टार्क कैसे हो जाता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यह आर्मेचर टार्क कैसे हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चूँकि जो फ्लक्स होती है तो क्या होती है, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके वजह से हम उसके जगह इसको लिख दिए हैं और यहाँ पास स्क्वायर हो गया। तो यह हमारी जो आर्मेचर टार्क है तब तक बढ़ेगी जब तक संतृप्त नहीं हो जाती। तो पोल के संतृप्त
होने की पहले की अवस्था है कि यह आर्मेचर टार्क क्या कर रही, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है इसकी धारा। तो पोल के संतृप्त होने की पहले की अवस्था है, संतृप्त पोल के संतृप्त होने से पहले, पोल के संतृप्त होने से पहले धारा इसमें कैसी बढ़ेगी, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी स्पीड क्या है, एकदम बहुत हाई स्पीड है। अब यहाँ पास पोल हमारी जो है तो इतनी धारा लेने पर हमारी, इतनी टार्क लेने पर हमारी क्या हो गई, इतनी धारा लेने पर हमारी यह पोल संतृप्त हो गई। अब इसमें संतृप्त हो जाने के बाद इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फ्लक्स भी उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर जब फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी तो फिर वो फ्लक्स यहाँ पास उत्पन्न नहीं हो रही। अब इसमें फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो रही, यहाँ पास क्या हो गई, संतृप्त हो गई, यहाँ पास संतृप्त हो गई। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती है, इसके जो टार्क हैं वो आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। अब संतृप्त होने के बाद भी आप लोड पर लोड डालते जा रहे हैं इस मोटर पर, तब क्या होगी, संतृप्त होने के बाद भी लोड पर लोड डालते जा रहे हैं तो संतृप्त हो गई। तो अब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसमें लोड बढ़ाएंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, टार्क लोड को बढ़ाने पर भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो फ्लक्स हमारी उत्पन्न नहीं होगी। फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी तो ये फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, तो ये जो हमारी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि संतृप्त होने के बाद यह फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो रही। तो इसको संतृप्त होने के बाद कैसे लिखेंगे कि अब हमारी किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, यहाँ पास फ्लक्स हमारी नहीं बच रही, यहाँ पास ये क्या है, फाई आई ए है। अब संतृप्त होने के बाद हमारी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी, इसको हम फ्लक्स को मिटा देंगे। तो हमारी जो आर्मेचर टार्क है तो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, मात्र और मात्र आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होगी। अब आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होगी तो अब जो धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है तो वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती नहीं होगी, मात्र और मात्र किसके अनुक्रमानुपाती होगी, जो यहाँ पास से आर्मेचर धारा है। तो आर्मेचर धारा जो प्रवाहित होगी तो उसके अनुक्रमानुपाती होगी, और उसके अनुक्रमानुपाती होगी तो फिर क्या होगा, जो इस कंडीशन में हम दर्शाते हैं इस अभिलक्षण में, तो वो एक सीधी सरल रेखा होती है। इससे पहले जो वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो टार्क हम थोड़ा सा बढ़ाएं, लेकिन इसमें धारा कैसी बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। अब जब इसके अनुक्रमानुपाती हो गई तो इसका अभिलक्षण क्या हुआ, एक सीधी सरल रेखा बनेगी। तो इसको हम कहेंगे लीनियर। ये क्या हो गई, संतृप्त होने के बाद यह लीनियर हो गई, एक सीधी सरल रेखा बन गई। तो एक ऐसी है स्थित संतृप्त, एक कौन सी स्थित है, संतृप्त होने के बाद की स्थिति है। तो संतृप्त होने के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी, आर्मेचर अनुक्रमानुपाती आर्मेचर धारा, ये संतृप्त होने के बाद की स्थिति हमको दिखाएगी। तो यहाँ पास पोल जब शुरू में हमारे संतृप्त नहीं हुए होते तो उसमें आर्मेचर लोड बढ़ाने पर उसकी जो करंट है वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और वह संतृप्त होने के बाद फिर उसमें लोड बढ़ाने पर क्या होती है, वह वर्ग के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ना कि वर्ग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, ना कि आर्मेचर करंट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि इसकी जो अभिलक्षण की आकृति है वो कैसी है। तो अभिलक्षण की जो आकृति है वह परवलयाकार है। कैसी है, परवलयाकार है। इसको बोले तो पैराबोला बोलते हैं। तो पूछेगा कि जो आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट की जो अभिलक्षण होती है तो उसकी आकृति कैसी होती है, तो परवलयाकार होती है। यह आपको याद रखना है। यह तो पूछ लेगा कि आर्मेचर टार्क आर्मेचर करंट की जो अभिलक्षण है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो विद्युत अभिलक्षण के नाम से जानते हैं।
तो ये चीज़ें आपको समझने का तात्पर्य था कि आप परवलयाकार इसकी आकृति देखें और उसके संतृप्त होने के पहले की क्या अवस्था थी और संतृप्त होने के बाद की क्या अवस्था है वो आपको याद रखना है। तो ये समझने का यहाँ पास मकसद था। ये कैसी स्थिति है? संतृप्त होने के बाद की, संतृप्त होने के बाद की स्थिति है। कैसी स्थिति है? संतृप्त होने के बाद की स्थिति है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पास देखना होता है। ओके, तो इसमें आपको मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत हाई होता है। कब? जब संतृप्त नहीं हुआ होता है। तो इसका स्टार्टिंग टार्क यहाँ पास लिख देते हैं। स्टार्टिंग टार्क कैसा होता है? हाई होता है। इन सभी की नोट्स आपको PDF मिल जाएगी लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में। आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इन सभी चीज़ों की आपको नोट्स मिल जाएगी वहाँ पास। तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा अभिलक्षण था, वो अभिलक्षण क्या था? किस चीज़ को दर्शाता था? तो वो अभिलक्षण क्या था? वह अभिलक्षण था हमारा स्पीड और आर्मेचर करंट अभिलक्षण। स्पीड और आर्मेचर करंट अभिलक्षण को किस नाम से हम जानते थे? वहाँ पास हम जानते थे स्पीड अभिलक्षण के नाम से। तो वहाँ पास हम स्पीड अभिलक्षण के नाम से जानते थे। तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे? स्पीड अभिलक्षण, स्पीड को n। तो यह स्पीड अभिलक्षण है। तो स्पीड अभिलक्षण में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक DC मोटर को हम बनाते हैं। ये हो गई हमारी DC मोटर। यहाँ पास टर्मिनल प्लस, यहाँ पास माइनस, आर्मेचर के कार्बन ब्रश, और ये हो गए। इसके अभिलक्षण को हम देखें तो इसके अभिलक्षण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ आर्मेचर करंट है और इधर स्पीड रहेगी। यहाँ कौन सी स्थिति रहेगी? शून्य भार यहाँ पास हम कर देते हैं। शून्य भार की स्थिति रहेगी, ये वाली शून्य भार की स्थिति रहेगी। अब इस सीरीज मोटर में हम देखेंगे कि धारा को बढ़ाने और घटाने पर इसके आर्मेचर में, उसके स्पीड में क्या परिवर्तन होता है, क्या इसमें परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो उसको देखते हैं। तो जो हमारी स्पीड होती है वो हमको कहाँ से मिलती है? स्पीड वाला फार्मूला कौन सा होगा? तो यहाँ पास स्पीड वाला जो फार्मूला होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो फ्लक्स है तो किसके अनुकरणपाती होती है। तो स्पीड वाला फार्मूला में हम बैक ईएमएफ में देखे थे। बैक ईएमएफ जो हमारा अनुकरणपाती होता है, तो यहाँ पास आई ए और फाई। बैक ईएमएफ जो होता है तो आई ए और फाई के अनुकरणपाती होता है। ओके, वहाँ पास मैंने क्या लिखा था? टार्क लिखा था। इस प्रकार से टार्क अनुकरणपाती, और क्या लिखा था? टार्क ए और फाई लिखा था। इससे पहले वाले में जो इससे पहले क्या बताया मैं? विद्युत अभिलक्षण, तो उसमें टार्क लिखा था, लेकिन इसमें क्या लिखा हूँ? इसमें बैक ईएमएफ लिखा हूँ। इसमें बैक ईएमएफ लिखा हूँ। तो इसमें हम बैक ईएमएफ को क्या करेंगे? अब बैक ईएमएफ की सहायता से हम इसमें करेंगे ए। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ में आपको आई ए नहीं बल्कि एन रहेगा। आई ए नहीं बल्कि एन रहेगा। तो एन जो होगी हमारी, तो फाई जो बैक ईएमएफ होगी, तो बैक ईएमएफ हमारी फाई और एन के क्या होगी? अनुकरणपाती होगी। तो बैक ईएमएफ हमारी फाई और एन के अनुकरणपाती होती है। तो यहाँ पास हमको एन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो एन को कंट्रोल करने के लिए हम फाई को क्या करेंगे? इसको नीचे ला देते हैं कि बाबू तुम यहाँ से क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ। फाई तुम यहाँ से क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ।
तो ये फाई नीचे आ गया। तो इसको हम कुछ सीधे तरीके से लिख देते हैं, ये उल्टा तरीके से लिखा है। तो एन अनुक्रमानुपाती, इसको हम लिख देते हैं एन अनुक्रमानुपाती ए बी और यहाँ पास फाई। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, स्पीड का फार्मूला हो गया। अब स्पीड हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही, तो यहाँ पास फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रही और बैक ईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रही। तो हमने बताया था कि जो बैक ईएमएफ होती है वो आर्मेचर करंट वोल्टेज और आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस इसके ऊपर होती है, इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पास जो फाई होगी तो फाई को उतार लेंगे, तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी तो फाई को बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी, चूँकि व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पास बैक ईएमएफ जो होगी, तो बैक ईएमएफ यहाँ पास क्या होती है, बैक ईएमएफ को यहाँ पास हम स्पीड बढ़ाने पर बैक ईएमएफ में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता। स्पीड बढ़ाने पर बैक ईएमएफ में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर बैक ईएमएफ को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पास नगण्य मान लेंगे। निम्न परिवर्तन आता है, निम्न परिवर्तन आने के कारण स्पीड बढ़ाने पर बैक ईएमएफ में निम्न परिवर्तन आता है। निम्न परिवर्तन आने के कारण इसको हम नगण्य मान लेंगे। जब इसको नगण्य मान लेंगे, ना के बराबर मान लेंगे, तो फिर इसकी हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं बन रहा। तो फिर हम यहाँ पास क्या मान लेते हैं, इसको स्थिर मान लेते हैं। स्थिर मान लेंगे तो यह कोई स्थिर हमारा हो गया, तो कोई परिवर्तन नहीं ला रहा। तो इसको 1 अनुक्रमानुपाती हम फाई लिख लेंगे। तो फाई के हमारा क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया, यहाँ पास n हो गया। अब इस मोटर को हम क्या करते हैं, शून्य लोड की कंडीशन पर इसको हम रख देते हैं। क्या रख देते हैं, शून्य लोड की कंडीशन पर रख देते हैं। तो शून्य लोड की कंडीशन पर इसमें हमको वोल्टेज दिया, इसमें हमने वोल्टेज दिया। इसका लोड क्या है, इसका लोड क्या है, शून्य है। इसका जो हमने लोड लगाया तो यह शून्य है। अब शून्य लोड लगाने पर इसमें जो धारा प्रवाहित होगी तो शून्य धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि अभी लोड तो हमने बढ़ाया नहीं, इसकी लोड क्या है, शून्य है। तो शून्य लोड पर इसकी जो धारा होगी तो शून्य होगी। तो यहाँ पास जो IA होगी, तो IA अनुक्रमानुपाती होता है फाई। तो यहाँ पास IA का मान क्या है, शून्य है। तो यहाँ पास IA का मान शून्य है, तो फिर फाई क्या होगा, इसके अनुक्रमानुपाती है तो फाई भी शून्य होगा। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे, चूँकि I के अनुक्रमानुपाती है। तो इसके जगह हम रख देंगे शून्य रख देंगे। तो यहाँ हम शून्य रखेंगे तो फिर हमारी जो स्पीड होगी तो वो कैसी होगी। तो आप जानते हैं कि 1/0 का क्या होता है, सोल्यूशन इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो फिर इसकी स्पीड शून्य लोड की कंडीशन में कैसी होगी, तो इसकी स्पीड शून्य लोड की कंडीशन में कैसी होगी, इसकी स्पीड शून्य लोड की कंडीशन में कैसी होगी, अनंत होगी। इसकी स्पीड कैसी होगी, अनंत होगी। तो इसीलिए इसकी स्पीड शून्य लोड की कंडीशन में अनंत होती है, बहुत हाई होती है, वेरी हाई होती है। तो इसी के कारण क्या होता है, मोटर सीरीज मोटर का चयन किया जाता है कि ज़्यादा हमको स्पीड की मोटर लेनी है तो फिर हम कौन से मोटर लेंगे, तो वहाँ पास सिलेक्ट करेंगे हम सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर। तो इसकी स्पीड क्या होती है, वेरी हाई होती है। तो वेरी हाई होती है, तो इसकी स्पीड वेरी हाई होने के कारण शून्य लोड की कंडीशन में इसकी स्पीड वेरी हाई होने के कारण इसकी जो आर्मेचर की बाइंडिंग है वो क्या होगी, यहाँ पास हमारा आर्मेचर है और जो इसकी स्पीड क्या होगी, वेरी हाई होगी। तो इसकी स्पीड वेरी हाई होने के कारण आर्मेचर की जो बाइंडिंग है, यहाँ पास क्या है, स्लॉट है, यहाँ पास भी स्लॉट है, यहाँ पास भी स्लॉट है, यहाँ पास भी स्लॉट है, बहुत सारे स्लॉट है, यहाँ पास स्लॉट है, यहाँ पास स्लॉट है, यहाँ पास स्लॉट है। और इस स्लॉट में क्या किया हुआ है, कंडक्टर डला हुआ है, यहाँ पास क्या की हुई है, बाइंडिंग की है, यहाँ पास क्या की है, बाइंडिंग की है, यहाँ पास बाइंडिंग की है, बाइंडिंग की है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड वेरी हाई होने के कारण, वेरी हाई होने के कारण इसकी जो वायर होते हैं, आर्मेचर के वायर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। बाहर क्यों, क्योंकि इसके घूमने की जो यहाँ पास स्थिति है, शून्य से जो घूमने की स्थिति है, तो इसमें आर्मेचर में अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण, अपकेंद्री बल लगने के कारण इसकी जो आर्मेचर की बाइंडिंग है, कंडक्टर हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और यह आर्मेचर डैमेज हो जाता है, आर्मेचर डैमेज हो जाता है। तो
डीसी सीरीज मोटर को शून्य लोड की कंडीशन में इसकी आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी, उखड़ जाएगी, बिखर जाएगी, डैमेज हो जाएगी, फेंका जाएगी, मचका जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इसीलिए इस डीसी सीरीज मोटर को शून्य लोड की कंडीशन में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, वेरी हाई होती है। फ्लक्स शून्य होने के कारण इसमें धारा शून्य होने के कारण फ्लक्स शून्य होगी, फ्लक्स शून्य होने के कारण इसकी स्पीड होगी हाई, और यह स्पीड हाई होने के कारण इसमें ये सारी त्रुटि यह देखने को मिलेगी आपको। तो इसीलिए इस मोटर को बिना लोड की कंडीशन में नहीं चलाना चाहिए। अब इस मोटर में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पास इस आर्मेचर के शाफ्ट पर, जो इसकी आर्मेचर की शाफ्ट है, तो इस पर हम लोड को बढ़ाते हैं। तो लोड को बढ़ाने पर इसकी जो पोल है, लोड को बढ़ाने पर इसकी पोल में क्या होगी, इसकी पोल में धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से फ्लक्स, यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, फ्लक्स निकलेगी, यहाँ पास फ्लक्स निकलेगी। तो फिर इसमें क्या होगी, फ्लक्स धीरे धीरे इसकी डाउन होगी। जब डाउन होगी इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी फ्लक्स क्या होगी, इसमें फ्लक्स जब बढ़ेगी, जब इसके फ्लक्स को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पास लोड को बढ़ाने पर लोड को घुमाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर कहाँ से मिलेगी, इसके करंट से मिलेगी। तो करंट क्या करेगी, फ्लक्स को बढ़ाएगी, चूँकि इसके अनुकरणपाती है। फ्लक्स जब यहाँ पास बढ़ती है तो धीरे धीरे स्पीड क्या होती है, घटने लगती है। तो इस मोटर की अभी स्पीड क्या थी, बहुत बीर बन रही थी, बहुत अनंत थी। अब यह लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हुई, घटने लगी। तो यह स्पीड कब तक घटती है, तो यहाँ पास एक होता है इसकी भी सैचुरेशन की अवस्था। जब यह मोटर सैचुरेट हो जाएगी, जब यह पोल सैचुरेट हो जाएगी, पूर्ण भार पर आ जाएगी, यहाँ पास पूर्ण भार पर आ जाएगी, यह सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, तो फिर इसके स्पीड में क्या होगी, इसके स्पीड में कमी नहीं होगी। वह एक निश्चित स्पीड पर हो जाएगी और वह मोटर चलती रहेगी। कब, जब यह लोड सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोड को कम करेंगे तो फिर यह अपने अनंत वाली अवस्था में आती जाएगी। लोड को बढ़ाएंगे तो यह क्या होगी, एक पूर्ण भार पर आ जाएगी। पूर्ण भार की स्थिति में वह सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने के बाद वह एक सीधी सरल रेखा आराम से मोटर चलती रहेगी। तो इस प्रकार से जो सीरीज मोटर होती है तो यहाँ पास होता है। तो यहाँ पास क्या होगा, सैचुरेट होने पर जो IA का मान है तो स्थिर हो जाएगा, IA का मान स्थिर हो जाएगा। अब जब IA का मान स्थिर हो जाएगा तो यहाँ पास लोड जो मोटर है तो क्या हो जाएगी, मोटर यहाँ पास पूर्ण लोड पर हो जाएगी। IA स्थिर हो जाएगा और यह धीरे धीरे मोटर चलती रहेगी। जैसे ही IA, फिर यहाँ पास क्या होगा, लोड को घटाएंगे तो लोड घटने पर फ्लक्स घटेगी, फ्लक्स घटने पर फिर वो ज़्यादा स्पीड में हो जाएगी। तो ये होती है हमारी स्पीड मोटर। यहाँ पास अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब आप समझ गए होंगे। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये होता है कि आपने कभी साइकिल के पहिए को घुमाया होगा, उसमें पानी वगैरह लगा होता है जो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पहिए में जो पानी लगे होते हैं, कापू माटी कुछ भी लगा होता है, तो वो बाहर की ओर फेंकाने लगते हैं, ऐसे ऐसे बिखरने लगते हैं, जाने लगते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण वह क्या होते हैं, बाहर की ओर जाने लगते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे कि यह यांत्रिक नहीं, यह स्पीड अभिलक्षण है। तो इसकी आकृति जो आपको दिख रही है वो कैसी है, उसकी आकृति आपको परवलयाकार थी, लेकिन इसकी आकृति आपको अति परवलयाकार दिखाई दे रही होगी, अति परवलयाकार। तो इसकी आकृति कैसे होती है, इसकी आकृति अति परवलयाकार होती है। वो क्या थी, वो पैराबोला थी, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। तो इसकी आकृति क्या हो गई, हाइपरबोला हो गई। तो इसकी आकृति हाइपरबोला हो जाती है। तो यहाँ पास इतनी चीज़ हमको सीखने को मिलती है, क्या होती है, इतनी चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये डीसी सीरीज मोटर का अभिलक्षण हो गया। डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण में इतना ही हम पढ़ते हैं। बाकी इसमें है एक जो स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज को
इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स वीडियो देखने के लिए मेरी। आपको आशा है कि पूरी चीज़ समझ में आई होगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके बाय, मिलते हैं, गुड डे।